हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तुम गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 20 सितंबर की करंट अफेयर्स की। आज की जो हमारी टॉपिक पे करंट अफेयर्स होने वाली है, आज की हमारी पहली खबर होगी हौदी। अब ये हौदी कौन होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। रापा नुई के बारे में देखेंगे। करम महोत्सव, जो करम का उत्सव होता है वो कहाँ पर होता है, किस राज से संबंधित है, इसको देखेंगे। चित्तीदार हिरन, अब ये चित्तीदार हिरन क्यों इंपोर्टेंट है देख लेंगे। और 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अफ्रीका की एक कंट्री है और जिम्बाब्वे में इस कदर अकाल या सूखा पड़ चुका है कि वहां पर 200 हाथियों को मारने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अन्य खबरों में कुछ खबरें हुई उसको देख लेंगे। तो जल्दी से चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। और इस ऐप पर आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाती है। तो अभी जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या हमारे आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च करके नट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। आज पहली खबर, हौदी कौन है। अब ये हौदी बंदूक वगैरह लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो है मामला, तो उसको देख लेते हैं हौदी के बारे में। तो हाल ही में यमन के हौदी विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च कर लिया है, जो कि इजराइल के एक व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र तेल अबीब के पास गिरी हुई है। तो आप सोचिएगा कि कोई देश, मान लो ए नाम का देश है और ये बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी लॉन्च करे, या मान लो ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के साथ बी कंट्री है और वी कंट्री के पास में वाणिज्यिक रिसाव के पास, तेल के रिसाव के पास अगर गिर जाए, सोचो कितनी एक खबर अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है। तो वही हुआ कि यमन के हौदी विद्रोही तो थे, लेकिन इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, लेकिन वह इजराइल के व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र पर गिर गई। अब गिर गई तो मामला मतलब चिंता में ग्रस्त हो गया। और हौदी जो होते हैं वो जहाज को भी लूट लिया करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हौदी लोग जहाज को भी लूटा करते हैं, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। हौदी के बारे में समझे तो हौदी यमन के ईरानी समर्थित शिया मुस्लिम के एक सैन्य और राजनीतिक आंदोलन है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह, ईश्वर के पक्षपाती के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य उत्तरी यमन में जैदियों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत करते हैं और शिया मुस्लिम के अल्पसंख्यक जैदी समुदाय के अनुयायी हैं। क्योंकि ये शिया समुदाय से कौन है, अल्पसंख्यक के जैदी समुदाय जो है उनके अनुयायी के रूप में कार्य करते हैं, उनकी स्वायत्तता की वकालत करते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि यमन में ये बहुत ज्यादा चर्चित समुदाय है। शिया मुस्लिम इस्लामिक की दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि शिया मुस्लिम जो होते हैं वो क्या अल्पसंख्यक समुदाय है दुनिया में? बिल्कुल, ये अल्पसंख्यक के तौर पर नामित है। जैदी समूह शियाओं के अल्पसंख्यक हैं, जो कि ईरान, इराक और अन्य जगहों पर जैसे कि यमन पर भी हावी होने वाले शियाओं से सिद्धांत और विश्वासों में काफी अलग है। यमन में यह समूह बहुत ही अल्पसंख्यक मात्रा में है और मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है, ऐसा नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है जो शिया मुस्लिम है। कौन है? हौदी। क्योंकि अधिकार तौर पर वहां की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो सुन्नी जनसंख्या पाई जाती है, जिनकी संख्या लाखों में है और कुल आबादी 1/3 हिस्सा सिर्फ वह बनाते हैं। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट रहता है। यह समूह 1990 के दशक में उभरा और इसका नाम आंदोलन के दिवंगत संस्थापक हुसैन अल हौदी के नाम पर पड़ गया। मतलब कि वो दिव्यांगत थे, मतलब कि वो दिवंगत हो गए और उनके संस्थापक थे। कौन थे? हुसैन अल हौदी थे, और हौदी इनका सरनेम कह सकते हो। तो हौदी के नाम से ये समूह पूरा हौदी समूह के नाम से जाना गया। हौदी आंदोलन की जो शुरुआत है उत्तरी यमन में जनजातीय स्वायत्तता बनाए रखने और मध्य पूर्व पश्चिमी प्रभाव को विरोध करने के प्रयास से शुरू हुआ था। 2004 से यमन की सुन्नी बहुमत वाली सरकार से यह लड़ रहे हैं। तो 2004 से बहुत ज्यादा सक्रिय तौर पर है। हालांकि 1990 के दशक में ये उभर आए थे, लेकिन 2004 से यमन की जो सुन्नी बहुमत है उससे यह लगातार लड़ रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए बराबर संघर्ष भी कर रहे हैं। सितंबर 2014 में यमन की राजधानी सना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आया कि यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है सना। तो यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और 2016 तक उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर इनका नियंत्रण भी रहा था। वर्तमान में इनका यमन के लगभग 1/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित है। वर्तमान में इन्होंने यमन की सरकार में अधिक भूमिका की मांग की है। इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में मुझे अधिक से अधिक सदस्यों को वहां पर रखा है कि जोड़ा जाए और वहां पर सरकार बनाई जाए।
जो जैदी अल्पसंख्यक हितों की वकालत करना भी जारी इन्होंने रखा हुआ है। तो मोटी मोटी बात, सीधा इतनी सी बात समझो, ये तो हो गया था क्या, ये तो हो गया था जो हमारी खबर थी कि भैया यमन के हौदी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जो कि इजराइल के व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र पर जा गिरी। तो उससे क्या है, ये हौदी समुदाय चर्चा में आ चुका है, न्यूज खबरों में रहा है, तो इसीलिए ये चर्चा में है। हौदी के बारे में मैंने आपको बताया कि सिया समुदाय से संबंधित है और ये अल्पसंख्यक समुदाय में पाए जाते हैं यमन में, और खास तौर पर सुन्नी समुदाय से ये लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या कह सकते हो कि अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और यह आंदोलन अपने उग्र अमेरिकी विरोधी और यहूदी विरोधी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो अमेरिका विरोधी की है और यहूदी विरोधी, दोनों ही रूप में यह जो हौदी समुदाय है वो जाना जाता है। और इस समूह के कई नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आतंकवादी भी घोषित किया गया है। क्योंकि भैया आप सीधी सी बात है कि ए नाम के व्यक्ति को अगर ए नाम का व्यक्ति है और अगर XYZ अन तीनों के विरोध में अगर कुछ स्वर बोलता है, कुछ निकालता है, बयानबाजी करता है, तो सीधी सी बात है तीनों लोगों के लिए क्या होगा, ये खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कुछ जो हौदी समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आतंकवादी के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। तो ये हौदी समुदाय के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, कैसे बन सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग जरूर उसको ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारा ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, ये डाउनलोड कर सकते हो आप नट लर्निंग ऐप सर्च करके, और यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF डाउनलोड करने का और वीडियो देखने का, टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी, पहली बार अगर आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। और साथ में इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर नट लर्निंग ऐप, या वेबसाइट भी है www.upscnut.com। खैर, आज की हमारी दूसरी करंट अफेयर्स है रापा नुई के बारे में। अब ये रापा नुई क्या है, और ये जो चित्र आप देख पा रहे हो ये कहीं की ऐसी लग रही है जैसे सभ्यता हो, बिल्कुल सही है, सभ्यता ही है, लेकिन कहाँ की है इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो प्रशांत महासागर में, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में 15 पूर्व निवासियों के प्राचीन DNA के विश्लेषण के अनुसार ईस्टर द्वीप के रूप में जाने जाने वाला रापा नुई कभी विनाशकारी जनसंख्या पतन का अनुभव नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, रापा नुई की अगर बात करें कहाँ का है, तो यह सबसे पहले ये समझो कि प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर में कौन से द्वीप पर है, तो ईस्टर द्वीप पर है। कहाँ पर, ईस्टर द्वीप पर है। और वहां पर इस रापा नुई की विनाशकारी जनसंख्या के पतन का ऐसा अनुमान लगाया गया DNA का 15 पूर्व निवासियों के आधार पर। रापा नुई के बारे में, तो ईस्टर द्वीप के रूप में भी जाना जाने वाला रापा नुई दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में, साउथ ईस्ट प्रशांत महासागर में चिली के द्वारा अधिकृत यह क्षेत्र है। मतलब कि सीधी बात यह है, जो प्रशांत महासागर का साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है, उस साउथ ईस्ट के पास में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, चिली पड़ता है। चिली देश के द्वारा यह अधिकृत क्षेत्र है, उसका यह अधिकार है। और यह पोलिनेशियाई द्वीप दुनिया की सबसे पूर्वी चौकी के रूप में जाना जाता है। कौन सा, पोलिनेशियाई द्वीप है, उसकी द्वीप की चौकी है, उसके रूप में ये सबसे अंतिम रूप में जाना जाता है। चिली के पश्चिम में लगभग 3540 किलोमीटर और पिटकैरन द्वीप के पूर्व में लगभग 1900 किलोमीटर के दूर में यह स्थित है। मतलब कि दोनों की दूरी अगर आप देखोगे, पश्चिम से आओगे तो 3500 किलोमीटर चिली पड़ जाएगा, और अगर आप 1900 किलोमीटर से आओगे पूरब में तो पिटकैरन द्वीप पड़ जाएगा, जो यह कुल 163.6 वर्ग किलोमीटर को शामिल करता है और दुनिया के सबसे दूरस्थ बसे हुए लोगों में से एक या स्थानों में से जाना जाता है। यह एक छोटा त्रिकोणीय आकार का ज्वालामुखी द्वीप है जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, और उसकी सबसे चौड़ाई जगह पर अधिकतम चौड़ाई 12 किलोमीटर देखने को सिर्फ मिलती है। तो इसकी लंबाई सिर्फ 24 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई केवल 12 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु का सामना करता है, और यूनेस्को ने 22 मार्च 1996 को ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित भी किया हुआ है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और इसके कुछ द्वीप के हिस्सों को रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित भी किया गया है। तो रापा नुई एक नेशनल पार्क है जिसके द्वारा संरक्षित किया जाता है, और यूनेस्को ने 1996 में इसको ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। यहाँ पे कुछ मोई मूर्तियां भी मिलती हैं, जो आपने फोटो में देखा है, इसको हम मोई मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, मोई मूर्ति कहते हैं। यहाँ पर जो मोई मूर्ति मिलती देखने को मिलती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो रापा नुई बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हम मोई कहते हैं। बड़ी मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम मोई कहते हैं। इसमें बड़े मानव सिर के आकार के होते हैं और पत्थर की कुर्सी पर स्थापित है। अपने नक्काशीदार सिर और पुकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि नरम लाल पत्थर से बना टोपी जैसा आवरण सामने देखने को मिलता है। कुछ
मोई 40 फीट लंबे होते हैं जिनका वजन 75 टन हो सकता है। इन्हें खदानों में ज्वालामुखी पत्थर से उकेरा गया है। फिर पूरे द्वीप में उनके वर्तमान स्थानों पर ले जाया गया और विद्वानों का मानना है कि रापानुई लोगों ने 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मोई का निर्माण किया हुआ था और अपने पूर्वजों के प्रतिनिधित्व के रूप में ये जाने जाते हैं। आज तक द्वीप पर 900 से अधिक मोई पाए गए हैं। तो कितने, लगभग 1000 मोई यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मोइयों की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर 900 से अधिक पाई गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं करम उत्सव, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करम उत्सव है। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। करम उत्सव की बात करते हैं तो हाल ही में भारत के कई राज्यों में आदिवासी आबादी ने करमा या करम पर्व को फलस्थल उत्सव के रूप में मनाया है। इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कर्मा भी कहते हैं, करम भी कहते हैं, और ये सारे क्या हैं, उत्सव के नाम हैं। और ये उत्सव एक ही है लेकिन कई सारी राज्यों में आदिवासी आबादी के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है, और खासतौर से है फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। कैसा, फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अक्सर आप अगर भारत में त्योहारों को या मेलों को देखोगे तो ये सीधे तौर पर फसल कटाई के समय, फसल की बुवाई के समय इसी तरीके से मनाए जाते हैं। करम उत्सव के बारे में, कर्मा पूजा सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है जो कि फसल से संबंधित है, और यह करम वृक्ष को श्रद्धांजलि भी देते हैं। यह वृक्ष उर्वरता, समृद्धि और हर शुभ चीज का प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह त्योहार की उत्पत्ति आदिवासी समुदाय के द्वारा कृषि में सुधार के से जुड़ी हुई है। यह कैसे मनाया जाता है, तो त्योहार शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले युवतियां नदी से साफ रेत लाती हैं जिसमें 7 प्रकार के अनाजों को बोती हैं। त्योहार के दिन आंगन या अखरा में करम वृक्ष की एक नई शाखा को लगाया जाता है। भक्त जवा गुड़हल के फूल लेकर आते हैं और पावन पुजारी करम राजा की पूजा करते हैं। इसके बाद पारंपरिक करम गीतों का नृत्य और गायन किया जाता है जिसके चलते ये पूजा बहुत ज्यादा उत्सव ये प्रचलन में है। त्योहार का समापन करम शाखा को नदी या तालाब में विसर्जित करने के साथ होता है। जो उन्होंने जहाँ पर बनाए हुए थे, उत्पन्न करवाए थे, उसी को यह एक तरीके से जवा कह सकते हो। क्या कहते हो, जवा कह सकते हो। जो आपने देखा होगा हिंदू त्योहार में नवमी दुर्गा के समय क्या होता है कि जवारे बाए जाते हैं, उसी तरीके से ये रेत में जवा बाते हैं, और जवा जब बड़े हो जाते हैं तो ये 7 से 8 दिनों के बाद करम शाखा को नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। जवा को भक्तों में वितरित किया जाता है, और करम त्योहार के अंत में साल या भेलुआ की पेड़ों की शाखाएं अक्सर खेतों में नई उम्मीद के साथ लगाई जाती हैं, और करम राजा या देवता उनकी फसलों की रक्षा करते हैं, ऐसा इस उत्सव में मान्यता भी है। यह पारंपरिक रूप से भाद्र महीने में चंद्र पखवाड़े की एकादशी तिथि 11वें दिन को मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर के अनुरूप होता है। तो ये सीधे तौर पर कहा जाए तो अलग अलग महीने में ओवरलैप होता रहता है। कभी ये अगस्त में बन जाता है तो कभी ये सितंबर में बनता है। तो अभी ये सितंबर में मनाया गया है, तो ये सितंबर में करंट अफेयर में आ चुका है। यह त्योहार मुख्य रूप से मुंडा, हो, उराव, बेंगा, खारिया और संथाल लोगों के बीच मनाया जाता है, और ये सभी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। मुख्य रूप से झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, असम में और उड़ीसा में मनाया जाता है। तो करीब करीब ये सभी त्योहार, सभी राज्य देखोगे तो एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। चाहे वो झारखंड हो, बिहार से लगा है, झारखंड पश्चिम बंगाल बिहार से लगा है, और देखा जाए तो झारखंड मध्य प्रदेश से लगा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लगा है, पश्चिम बंगाल से असम लगा हुआ है, तो इसी तरीके से उड़ीसा भी लगा हुआ है। तो ये सारे राज्य एक दूसरे सटे हुए हैं, और यहाँ पर ये सभी जनजातियां देखने को मिल जाती हैं, और ये जनजातियों के द्वारा ही कर्मा या करम उत्सव को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं चित्तीदार हिरन। अब ये चित्तीदार हिरन क्या है, तो ये आप इसमें व्हाइट करके स्पॉट देख पा रहे होगे, इसी को हम चित्तीदार हिरन कहते हैं। कहाँ चर्चा में है, तो मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश का जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है, उस पेंच बाघ अभ्यारण्य में चित्तीदार हिरणों की अधिक आबादी के कारण उनके आवास पर दबाव पड़ रहा है। मतलब कि इनकी जो आबादी है चित्तीदार हिरन की, इनकी आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण पेंच बाघ अभ्यारण्य पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे पारिस्थितिक जो तंत्र है वो संतुलित करने की जगह स्थानांतरित करने के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि संतुलन की अवस्था वहां पर बिगड़ रही है। मान लो अगर पेंच बाघ अभ्यारण्य में 100 चित्तीदार हिरणों की हम संभाल सकते हैं, खिला सकते हैं, रख सकते हैं, और मान लो 110 हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव 10 का बढ़ गया। तो इसी तरीके से अगर मान लो 150 हो जाते हैं तो दबाव दुगना बढ़ गया।
तो इसी तरीके से दबाव को कम करने के लिए इनको स्थानांतरित भी करने के प्रयास किया जा रहा है कि इनको इस पेंच अभ्यारण्य से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए चर्चा में है चित्तीदार हिरन के बारे में। चित्तीदार हिरन चीतल भारतीय जंगलों में पाई जाने वाली सबसे सामान्य हिरन की प्रजाति है। तो कैसी एक सामान्य हिरन की प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम एक्सिस एक्सिस है। ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम एक्सिस एक्सिस है। वितरण की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। तो ये विदेशी नहीं है, स्थानीय निवासी है भारतीय मूल का। और एशिया में विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान जैसे एक छोटे समूह में वितरित पाया जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो लगभग 35 इंच लंबा है और इसका वजन लगभग 187 पाउंड का होता है। इसके ऊपर लाल भूरे रंग का आवरण और नीचे का भाग सफेद रंग का होता है। दोनों लिंगों के जंतुओं शरीर पर छोटे धब्बे होते हैं, मतलब कि दोनों लिंगों के मतलब मेल और फीमेल पर जो जंतु शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं सफेद कलर के, जिन्हें ही हम चित्तीदार या चीतल कहा जाता है। ठीक है। और चित्तीदार हिरन यौन रूप से द्विरूपी होते हैं। कैसे होते हैं? जो सेक्सुअलिटी होती है इनमें द्विरूपी होती है। नर जंतु मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। केवल नर हिरणों को ही सींग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सींग की बात की जाए तो केवल नरों को होते हैं, मादाओं को नहीं होते हैं। इसके घुमावदार 3 नुकीले सींग लगभग 3 फीट के होते हैं और प्रत्येक वर्ष गिर जाते हैं और हर साल ये उगते भी हैं। इनका जीवन काल की बात करें तो केवल 20 से 30 साल का होता है और ये सामाजिक जानवर होते हैं, मतलब कि एक सोशोलॉजी जानवर होते हैं, कह सकते हो कि सोशल समाज में रहते हैं, उस तरीके से जानवर होते हैं। और ये 10 से 50 व्यक्तियों के झुंड में पाए जाते हैं। मतलब कि अगर हिरणों की बात करें तो ये 10 से 50 हिरणों के झुंड में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सामाजिक जानवर बोला जा रहा है, जिनमें 1-2 नर होते हैं और कई सारी मादाएं और बच्चे देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की लाल सूची, जो IUCN की रेड डाटा बुक होती है, कौन सी? IUCN की रेड डाटा बुक होती है, उसमें ये निम्न चिंतनीय लीस्ट कंसर्न में शामिल किए गए हैं। तो निम्न चिंतनीय सूची में इनको IUCN में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स से और वेरी 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 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्यों है वेरी वेरी? क्योंकि हाथियों को यहाँ पर 200 मारने की बात सामने आ रही है और जिम्बाब्वे देश यहाँ पर मारने के सामने लाए है। तो 200 हाथियों को क्यों मारा जाएगा जिम्बाब्वे में? क्योंकि भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया हुआ है। यहाँ पर जिम्बाब्वे में भयानक सूखा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? भयानक तरीके से सूखा पड़ गया जिम्बाब्वे में, जिसके चलते वर्ल्ड लाइफ जो अथॉरिटी है उसने कहा है कि भैया 200 हाथियों को मारकर हम यहाँ पर भूख को मिटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके कारण खाने के लिए फसलें नहीं बची हैं। जब फसलें नहीं बची हैं तो हाथियों क्या खिलाएंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे, क्योंकि भयानक सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। जिम्बाब्वे की वर्ल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण उनकी आबादी को कंट्रोल करना भी है, क्योंकि जिम्बाब्वे में जो जंगल है वहां पर 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय वहां पर हाथी 84,000 से अधिक देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिएगा, जिस क्षेत्र में 55,000 हाथियों को हम संभाल सकते हैं और वहां पर हम 84,000 से अधिक हाथी अगर पाए जाते हैं तो क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पर 55,000 लोगों को खाना है और 84,000 यहाँ पर लोग आ जाएं तो फिर कैसे खाएंगे। तो इसीलिए वहां पर 200 हाथी मारने की बात सामने आ रही है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, मतलब कि चारों ओर से यह भूमि से घिरा हुआ एक कंट्री है। इसकी सीमा नामीबिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। अगर हम जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो हरारे है और इसकी मुद्रा की बात करें तो जिम्बाब्वे डॉलर है, जिसको ZWD भी कहते हैं। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। अब ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो आयोजन है 19 से 22 सितंबर के भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है और इसकी जो मेजबानी है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कहां पर किया गया है। और इसका कार्यक्रम है 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य, कैंसा से प्रदेश तथा 8 केंद्रीय मंत्रालय, अन्य सरकारी निकाय इसमें भाग ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि 90 से अधिक यहाँ पर देशों का भाग लेना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक संगम साबित किया जा रहा है और यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की उभरती हुई भूमिका को उजागर कर देगा। इस कार्यक्रम के दौरान भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए सरकार की कई सारी पहले और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ करंट अफेयर्स की बात की है जो इंपोर्टेंट थी, उसी के चलते करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिडनी, लंदन, दुबई और नई दिल्ली।
तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा और आप लोगों ने अच्छे देखा होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूला हुआ। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।